हम सब अक्सर इच्छुक होते हैं, जिज्ञासा हमारे अंदर रहती है कि और हमारे देश में वर्तमान समय में ऐसे कितने अ वीमेन पार्टिसिपेंट्स हैं जो काम कर रही हैं आरटीआई एक्ट को मजबूत बनाने में, और अ, लोगों के अधिकार, आम आदमी के जो आम व्यक्ति के अधिकार हैं उनके उनको मिल पाए, ट्रांसपेरेंसी आए, एक तरह से अकाउंटेबिलिटी बढ़े, उसको लेकर के एक चर्चा का विषय है इस बार। तो जैसा कि पिछली बार माननीय श्री शैलेश गांधी सर ने सजेस्ट किया था, और हमें मैडम का नंबर प्राप्त हुआ था, पंक्ति जोग मैडम का, और एक उत्तराखंड से विभा नामदेव जी मैडम का हमें देवेंद्र अग्रवाल जी से नंबर प्राप्त हुआ था। उन्होंने आपके विषय में बताया था, तो हमें लगा कि अ, आप लोगों को सुना जाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका योगदान रहा है। हम यहाँ पे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे पंक्ति जोग मैडम का। इन्होंने अपना मास्टर डिग्री फिजिक्स से किया हुआ है, और इसके बाद फिजिकल ओशिनोग्राफी से आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी जो आपका गोवा है, वहाँ से आपने अपना मास्टर रिसर्च किया, और 2001 में जो अर्थक्वेक आया, ये जो भूकंप आया, उसके बाद आपका शायद एक तरह से मोटिवेशन हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा, हमें हमें ऐसा लग रहा है, फिर तो आपसे हम सुनेंगे ही। तो कहीं न कहीं ये मोटिवेटिंग फैक्टर रहा होगा कि आप सोशल फील्ड में आए, और आपको लगा कि हमें इस फील्ड में काम करना चाहिए। तो तो आपका इस तरह से, और फिर आपने 2006 में एक एमएजीपी माहिती अधिकार गुजरात पहल करके एक आपने एक संस्था बनाई, और संस्था बनाने के बाद में 2006 में ही आपने एक लीगल आरटीआई हेल्पलाइन आपने प्रारंभ करवाया, और जिसके माध्यम से हर व्यक्ति किस तरह से अपना इसमें आरटीआई फाइलिंग से लेकर के आवेदन लगाने से लेकर के हर तरह की इन्फॉर्मेशन कैसे वो प्राप्त करता है, वो सारी चीज़ें हमने जो भी आपके विषय में इंटरनेट आदि के माध्यम से प्राप्त की है, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। तो मैडम आपका स्वागत है, और हमारे बीच में जो विभा नामदेव मैडम हैं वो उत्तराखंड से हैं, और निश्चित तौर पे आप भी अपने फील्ड में काफ़ी एक्टिव हैं, और जिस तरह से देवेंद्र अग्रवाल जी ने एक नेशनल उनका आरटीआई ग्रुप का एक मीटिंग चलता है, वहाँ पर भी आपका पार्टिसिपेशन रहता है। उन्होंने आपका सजेस्ट किया था, और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने भी क्या उत्तराखंड में विशेष तौर पे जहाँ से आप हैं, तो आप इस विषय में क्या कुछ जनहित के इस तरह से कार्य कर रही हैं आरटीआई को मजबूत बनाने के लिए, और इस तरह से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आमंत्रित करेंगे अ, अ, मैडम पंक्ति जोग जी को, और वो अपने कार्य के विषय में और हम लोगों को सबको अपना मार्गदर्शन देंगी, बताएँगी। स्वागत है मैडम। बोलो। जी, आपकी आवाज़ अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज़ नहीं आ पा रही है। शायद कोई माइक शुरू है इसकी वजह से मुश्किल है। हाँ, अभी अभी आ रही है आपकी आवाज़। जी। हाँ, तो सबको जिंदाबाद और नमस्ते। जी। बहुत ही अच्छा एक मौका है कि संडे के दिन इस तरीके से बहुत सारे लोगों से सूचना के अधिकार पर में बातचीत करने को मिल रही है। ये हम जो काम करते हैं गुजरात में, जैसे मेरे और भी साथी लोग साथ में आज नहीं जुड़ पाए क्योंकि फील्ड में है इसलिए, लेकिन मैं पंक्ति और साथी मिलके हम लोग माहिती अधिकार गुजरात पहल, ये एक संस्था है, संस्था से भी ज्यादा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सूचना के अधिकार और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के इरादे से युवा लोग, युवतियां और गांव से किसान, मजदूर सब इकट्ठा आते हैं। थोड़ा सा मैं 2 मिनट में बताऊं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसका शुरुआत 2002 में हुई, जब हम अर्थक्वेक में, कच्छ के भूकंप में काम कर रहे थे, और बहुत सारे घोटाले हम उस टाइम पे देख रहे थे। हालांकि पूरे देश भर से और दुनिया भर से लोग कच्छ को वापस बनाने में लगे हुए थे, एक बहुत ही अच्छा संकलित प्रयास चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एक भ्रष्टाचार भी बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था, जहां हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि हम सरकार से वो हिसाब ले सके। हालांकि कुछ सूचनाएं सरकार सामने से एनजीओ को देते थे, क्योंकि एनजीओ ही बहुत बड़े पैमाने पे लगे हुए थे कच्छ को वापस बनाने में, इसीलिए। लेकिन वो जवाबदेही की जो बात थी वो नहीं आती थी। एक अच्छे रिलेशनशिप से जितना इंफॉर्मेशन मिलता था वो मिलता था।
तो जो बुनियादी सवाल थे कि कच्छ के निर्माण के में पैसा लग रहा है, उसमें पारदर्शिता के बहुत बड़े सवाल थे। उसी को लेके गुजरात में गुजरात का सूचना अधिकार कानून बनना चाहिए, उसको लेके एक बातचीत शुरू हुई। और यही बातचीत के दौरान ये गुजरात इनिशिएटिव फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन करके एक प्लेटफॉर्म बना, जिसका गुजराती नाम है माहिती अधिकार गुजरात पहल, पर उसका अर्थ होता है गुजरात इनिशिएटिव फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के लिए गुजरात से एक पहल। और वो ये प्लेटफॉर्म बनता गया, और हम एक प्राइवेट बिल हमारे विधानसभा में भी रखे थे, लेकिन उसके दरमियान बात हुआ कि एनसीपीआरआई यानी कि अरुणा रॉय जी के आगेवानी में जो पूरा एक प्लेटफॉर्म 2003 में उसका दूसरा सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, जहां सूचना के अधिकार का भी मेरे सपनों को जानने का हक पहली बार गाया गया था। तो वहां पर हम जुड़े, और उसके बाद 2005 तक इस कानून को बनाने में जो कंसल्टेशंस हुए, जो चर्चाएं हुई, जो बात क्या रखना चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, उसको लेके बहुत ही चर्चा में शामिल होना हुआ। और 2005 से लेके आज तक हम लोग इस कानून को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो गेस्ट है उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि माइक को थोड़ा म्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो 2005 जी मैडम, मैंने लोगों को म्यूट कर दिया, कृपया आप अनम्यूट कर लें अपना। हाँ, 2005 से लेके हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, इस कानून को आम इंसान तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि इस कानून बना हुआ आम इंसान की लड़ाई से बना है। तो आज भी वो कानून ज्यादातर कौन यूज करता है? एक्टिविस्ट लोग यूज करते हैं, जर्नलिस्ट लोग यूज करते हैं, थोड़े से ज्यादा शायद पढ़े लिखे वो यूज करते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स यूज करते हैं। लेकिन क्या आम इंसान जो आज भी पंचायत में नहीं जा पाता है, वो बहन जो हमारे वहां तो दलित के खिलाफ की बहुत ही एक डिस्क्रिमिनेशन है गुजरात में, बहुत फ्यूडल मेंटालिटी में, तो बहुत सारी दलित लोग पंचायत में जा नहीं पाते, वो चप्पल नहीं पहन पाते वहां से अगर गुजर जाना हो तो वो इंसान क्या आवाज उठा पाएंगे? उनके हाथ का एक औजार बन सकता है कानून। तो हमारा पूरा ग्रुप जो माहिती अधिकार गुजरात पहल है, वो हम लोग बहुत बड़े बड़े स्कैम्स निकालने में नहीं लगे हैं, हम बहुत बड़े घोटाले हर दिन कौन क्या कर रहा है वो दिखाने में नहीं लगे हुए हैं। हम सिर्फ उस चीज में लगे हुए हैं कि जो गांव का एक आम इंसान अपने लिए आया हुआ राशन का, पेंशन का, पंचायत में आए हुए एक पैसे का हिसाब ले सकता है क्या, वो क्या हिम्मत कर सकता है पहला वो आरटीआई का एप्लीकेशन डालने का। हालांकि उसको कितना जवाब मिलेगा, कितना सूचना मिलेगी, ये थोड़ा सा आज भी क्वेश्चन है, लेकिन वो पहली हिम्मत करना कि जाके वो सूचना के अधिकार में मुझे मेरी ग्राम सभा के रेजोल्यूशंस दो, या मुझे पंचायत में कितना पैसा आया है उसका हिसाब दो, ये पूछना ही अपने आप से एक एम्पावरमेंट का और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जुड़ने की एक प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। और इसीलिए हम उसको मोबिलाइजेशन का टूल, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का टूल, लोग सही मायने में सरकार को क्वेश्चन कर सके उसके लिए टूल, और टेबल के इस पार और टेबल के उस पार वाला जो एक पूरा माहौल है उसको तोड़ने का एक टूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो 2005 में हम बैठ के यही कर रहे थे कि अब कानून आया तो अब क्या करें, तो हमने यही सोचा कि हम यही करेंगे। 2005 से लेके 20 तक, हम 21 तक यही कर रहे हैं, और गांव-गांव तक जाना, लोगों तक जाना, बस्तियों तक जाना। वो घुमंतु परिवार है, हमारे कच्छ के रण में नमक बनाने वाली समुदाय है, वो भी घुमंतु परिवारों से है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही, बाकी उनको कुछ भी लेना देना नहीं है कि स्वतंत्र भारत में क्या चल रहा है, उसकी जद्दोजहद में वो एक इस कानून को उनके तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। और इसी से हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिसको लेके हम लोगों तक जा रहे हैं। हमारी पहली इनिशिएटिव थी राइट टू इंफॉर्मेशन की हेल्पलाइन। वो हमारा एक लैंडलाइन नंबर था, हम ऑफिस अहमदाबाद में किसी और के ऑफिस यूज करते थे, हमारे पास कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर बेस्ड हैं, और कुछ युवक युवतियों मिलके ये 2001 से इस प्रक्रिया में जुड़े हुए थे। तो हम यहाँ एक जनपद करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, उनके ऑफिस में हम लोगों को एक
हॉल मिला है, हम वहां बैठते हैं। तो वहां का लैंडलाइन पे क्वेश्चंस आते थे कि इस सूचना के अधिकार का करना क्या है। हम लोगों को जितना भी आरटीआई के बारे में कुछ छोटा सा सेशन लेके आए, लैंडलाइन पे फोन आता था, तो हमें ये पता चला कि हम बताएंगे कि सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करो, लेकिन उनको कुछ हैंड होल्डिंग चाहिए होगा। और उसी से हमारा पहली इनिशिएटिव राइट टू इंफॉर्मेशन की मोबाइल हेल्पलाइन, हमने एक मोबाइल लिया और उसके ऊपर सिर्फ इनकमिंग, मतलब उस टाइम पे उसका खर्चा 39 रुपए आता था, 49 रुपीज का एक प्लान था। सो 49 रुपीज में हमारी ये आरटीआई हेल्पलाइन शुरू हुई थी, और वो आज भी वो मिनिमम इनकमिंग प्लान 233। व्हाई दिस? बिकॉज ये अगर सस्टेनेबल बनाना हो तो ये कोई प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, ये अपने आप में सस्टेन होना चाहिए। इसीलिए ये हेल्पलाइन सिर्फ इनकमिंग है, सोम से शनि 11 से 6 चलती है, और उसका नंबर है 9924085000। आज तक उसके ऊपर 7 लाख कॉल्स आ चुके हैं, और उसकी क्रेडिबिलिटी आज ये बनी है कि लगभग 21% कॉल जो है वो पीआईओ और एपेलेट अथॉरिटी, या तो असिस्टेंट पीआईओ या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले सिस्टम के लोग, उनसे आते हैं। और सूचना के अधिकार की हेल्पलाइन हमेशा सूचना का अधिकार का कानून क्या कहता है उसके बारे में बताती है, ना वो और उसको एक औजार की तरह प्रमोट करती है, ना कि हथियार की तरह। हालांकि लोग हमें जब भी फोन करेंगे तब अंदर से एक गुस्सा सिस्टम की तरफ कि मेरी इतनी बार से मुझे नहीं सुनाया गया, अब मैं अच्छे से सूचना के अधिकार में उसको दिखाऊंगा। ये दिखाऊंगा वाला टोन हमेशा सिटीजन्स की तरफ से भी आता है, और जब भी कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह आरटीआई करते हैं तो वो भी अपने डिपार्टमेंट में उस भावना उनकी अंदर दिखाई देती है कि मुझे अभी इससे थोड़ा सा एक बदला लेना है। तो सूचना के अधिकार का एक हमेशा एक प्रण रहा है कि सूचना का अधिकार एक सत्याग्रह का साधन है, और सत्याग्रह का साधन एक जिम्मेदारी डालता है नागरिकों के ऊपर भी, जितना वो ताकत भी देता है। तो उसको उस पेशेंस के साथ, उस जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल अगर नागरिक करेंगे तो उस लोकतंत्र प्रक्रिया को मजबूत बना पाएंगे, उसको सुधार पाएंगे, और हम ये लोगों से सीखे। और उसी से हम लोग ये हेल्पलाइन पे सुबह से लेके शाम तक कॉल्स आते रहते हैं। पहले गुजरात के लिए शुरुआत की थी, आज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, साउथ इंडियन स्टेट छोड़ के सभी स्टेट्स के कॉल हम आंसर करते हैं। और साउथ इंडिया की भाषा हम लोगों को नहीं आती, इसीलिए फिर वहां पर उसको ट्रांसफर कर देते हैं कुछ कॉल्स आते हैं तो। बाकी हम लोग 4-5 भाषा जानते हैं, हमारे वॉलंटियर्स, इसलिए वो कॉल्स आंसर कर पाते हैं, और उस क्षेत्र के आरटीआई के एक्सपर्ट्स के साथ भी उनको जोड़ देते हैं। डीओपीटी ने भी हमें कहा है कि हमें सिखाओ ये आरटीआई हेल्पलाइन कैसे शुरू होगी और कैसे उसको सस्टेन किया जाएगा, क्या वॉलंटियर्स को तैयारी करनी चाहिए, कैसे उनको अपडेट रहना चाहिए, कैसे उनको अनबायस्ड रहना चाहिए वगैरह। तो हम लोग वो भी कर रहे हैं। डीओपीटी से कुछ ऑफिसर्स चाहते हैं कि अलग अलग जगह आरटीआई हेल्पलाइन शुरू हो। कुछ हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं या आरटीआई सिटीजन ग्रुप्स भी करते हैं। बहुत अच्छा टूल है कि नागरिक को पंचायत में गया, वो एप्लीकेशन देने के लिए गया, उसको पटवारी ने बोला मैं एप्लीकेशन नहीं लूंगा, तो वहीं से वो हेल्पलाइन को फोन करता है, और पटवारी के साथ एक बहुत ही आरटीआई के मास्टर ट्रेनर्स हेल्पलाइन पे बैठे हुए, एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बातचीत होती है कि आपको ये सूचना का अधिकार का आवेदन क्यों लेना है और उसके लिए क्या क्या मतलब प्रावधान है। कभी कभी उनको अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है तो उनके व्हाट्सएप पे भी वो भेजा जाता है कि ये कानून है, ये प्रावधान है, यहाँ पर देखो, और वो समझते हैं। तो सिखाने का काम भी होता है, जोड़ने का काम भी होता है, लोगों को इकट्ठा लाने का काम भी होता है, और लोगों को एक हौसला होता है कि जब हम हेल्पलाइन डायल करेंगे तो हमें सही वहां से गाइडेंस मिलेगी। दूसरा, लेकिन हमें काफी बार हेल्पलाइन पे लोगों ने बताना शुरू किया कि बहन आप जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हो, हमारे गांव में तो हमने कभी ग्राम सभा ही नहीं देखी, हमारे गांव में तो हमने देखा ही नहीं कि सरकार कुछ करती भी है। हम तो हमारे में जुड़े हुए हैं, ना हमें कहीं पे कुछ मतलब सरकार पहुंचती है, ना हमारे तक कोई आता है, कभी कोई वोट मांगने के लिए आता है। तो उससे हमें लगा कि हमें लोगों के साथ जाके बात करना चाहिए, क्योंकि सूचना के अधिकार तो 2 पन्ने या 5 पन्ने सिर्फ मिलान लेने के लिए तो है नहीं, वो सही मायने में तो वो स्टेप है कि जहां सिटीजन सही मायने में अपने आप को मास्टर ऑफ द कंट्री समझ सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन ये सभी कचेरियां, ये सभी दफ्तर हमारे लिए ऐसे ओपन हो जाएंगे कि हम हमारी बात वहां रख पाएंगे बिना डरे और बिना हिचकिचाए, और वहां सुनी जाएगी। और ये एक पूरा मतलब माहौल होना चाहिए। उससे हमारा दूसरा इनिशिएटिव बना, और उसका नाम है आरटीआई ऑन व्हील्स।
अगर इस कानून को लोगों तक पहुंचाना है तो जल्दी पहुंचाना पड़ेगा, तो उसको पहिए लगवाने पड़ेंगे। उसी से आइडिया आया आरटीआई ऑन व्हील्स, चलो कानून की गाड़ी बनाते हैं और उसको लेके जाते हैं लोगों तक, तो हम इस कानून को शायद जल्दी लेके जा पाएंगे। तो उसकी रफ्तार और उसको ऐसे लोगों तक पहुंचाना कि जहां कोई नहीं पहुंचा, इससे ये आरटीआई ऑन व्हील्स का आइडिया आया। हमें एक सेकेंड हैंड पुरानी सी जीप मिली, उस जीप को हमने कन्वर्ट किया मल्टीमीडिया व्हीकल में। उस कन्वर्शन के पैसे भी हमारे जो गुजरात और इंडिया के बच्चे जो यूएस में पढ़ रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, उनके साथ मेरे आरटीआई को लेके ट्रेनिंग ऑनलाइन वगैरह होती रहती थी, उससे उन्होंने वहां पर पैसे इकट्ठा करके भेजे और उससे पहला इंडिया का आरटीआई मोबाइल क्लिनिक बना, जिसको इंफॉर्मेशन कमीशन गुजरात ने ही लॉन्च किया था 2008 में। निखिल जी भी जुड़े हुए थे। और उसके बाद फिर आरटीआई ऑन व्हील्स दूसरा जो मिनी बस टाइप का है, जिसमें ऑफिस भी है, जिसमें आरटीआई की लाइब्रेरी है, जिसमें आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर पाओगे, कंप्लेन भी कर पाओगे, आप प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर देख पाओगे, ऐसा एक दूसरा आरटीआई ऑन व्हील्स बना है। और अभी एक तीसरा है जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों के लिए है, जो ऐसी व्हीकल है कि जो छोटी सी है, पहाड़ी इलाकों में भी जा सकती है, रोबस्ट है और इस कानून को दूर दराज इंटीरियर एरियाज में सही मायने में लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये आरटीआई ऑन व्हील्स आप सभी जो जहां जहां भी बैठे हुए हैं उन आपके सबके लिए भी खुली है। आप कहिए तो हम आपके वहां भी इस गाड़ी को आपके साथ लेके आ सकते हैं और हम दूर दराज एरिया में जाके इस कानून के बारे में लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। उस गाड़ी में माइक्रोफोन है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, टीवी है, मल्टीमीडिया है, एक लैपटॉप लगाएं तो इंटरनेट भी होता है, और आरटीआई के ढेर सारी पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं और मटेरियल है, रेडी टू यूज फॉर्म्स हैं, ताकि सिटीजन बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक, बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट आरटीआई कर सके, ना कि वो लंबा लंबा कुछ मांगे कि मुझे 15 साल का दो, 25 साल का दो, जिसको वो खुद नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उसको लगता है कि मेरा कुछ इसी में अंदर होगा, इसलिए वो सब कुछ पूछता रहता है। तो ये हैंड होल्डिंग और एक आरटीआई के लिए एनेबलिंग एनवायरमेंट बनाने का काम मैं और मेरे साथी हम लोग करते रहते हैं। हम एनालिसिस करते हैं, जैसे पहला कि महिलाओं का कितना भागीदारी है, हम एनालिसिस करते हैं। हेल्पलाइन पे आज भी हमारे पास 10% से कम आते हैं आरटीए महिलाओं के कॉल्स, बहुत ज्यादा, मतलब 20% जैसे पीआईओस मैं कहती हूँ। और अगर मैं रूरल अर्बन बोलूँ तो 60% कॉल अभी भी रूरल है, मैं बहुत खुशी है इसलिए। और उसमें भी जमीन से रिलेटेड, मतलब लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टी, मेरी खेत और छोटे किसान और उनके जो खेत में जो जिस तरीके से एनक्रोचमेंट से लेके लैंड एक्विजिशन तक के इश्यूज 10 से 11% वो आते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे एंटाइटलमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फूड, नरेगा, ये सब जो है उसी को लेके भी बहुत आते हैं। तो ये कानून जो है वो लोगों के सही मायने में जीने का अधिकार, जानने का अधिकार, जीने का अधिकार जो नारा है, उसी तरीके से आज भी हम उसको देख रहे हैं। मैं फिर एक बार कहूंगी, हम मध्य प्रदेश तो नहीं आए हैं, बट राजस्थान काफी बार लंबे कैंपेन्स करे हैं। जम्मू कश्मीर में 1 से 1.5 महीने का बहुत ही पहाड़ी इलाकों में सूचना के अधिकार को लेकर कैंपेन किया, और वहां पर एक आरटीआई मूवमेंट पूरी यंग लोगों की खड़ी है, जिसके साथ हमें मौका मिला कि जो लोग वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाने देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जद्दोजहद में है, लेकिन बहुत अच्छे से उनका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश वगैरह राज्यों में भी जाने का मौका मिला, गोवा में पूरा 1 महीने का कैंपेन चला। इस तरीके से आपके वहां भी अगर आरटीआई ऑन व्हील्स की प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के डिसमिनेशन से लेके दूर दराज में आरटीआई की बात करने के लिए इस व्हीकल की और हमारी जरूरत हो तो आप बिल्कुल ही बताइएगा। सूचना के अधिकार गुजरात में मैं लास्ट में एक ही बात से खत्म करूंगी कि इसको एक एम्पावरमेंट का टूल के हिसाब से हमेशा देखा है, और जब भी मैं देखती हूँ कि कैसे इस्तेमाल किया है, तो मैं एक दो उदाहरण बताऊंगी। अहमदाबाद में एक डिफरेंटली एबल लेडी है, उषा बहन। उनको मानसिक रूप से भी थोड़ी सी तकलीफ है, बात करने में भी थोड़ी तकलीफ है, एक हाथ और एक पैर में भी थोड़ी तकलीफ है, वो चल नहीं पाती ढंग से। और उनको एक उनका टेलीफोन बूथ मिला था एक संस्था से, सरकार की ही स्कीम में, एक लाइवलीहुड के हिसाब से। वहां के कॉर्पोरेटर की नजर खराब हो गई और उस कॉर्पोरेटर ने उस बूथ को ही उठा लिया और उठाया। और वो उषा बहन, हमारी एक लीगल क्लिनिक चलता है, वो हमारा तीसरी इनिशिएटिव है, हर सैटरडे आमने सामने लोगों को समझाया जाए आरटीआई के बारे में, कैसे एप्लीकेशन ड्राफ्ट करोगे, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आरटीआई के, एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करोगे। तो ये हम सिखाते हैं, उसको बोलते हैं सैटरडे लीगल क्लिनिक। 2 to 4 पीआईओ के लिए चलता है और 4 to 6 लोगों के लिए चलता है। तो पीआईओ भी अपने पूरे एप्लीकेशन और फाइल्स लेके आ जाते हैं कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये सब देखो, कितना पूछा, सब कुछ अपना
वो भड़ास पूरा निकालने के लिए, और उनको भी एक पॉजिटिव एक डायलॉग हमारा सिस्टम के साथ हो पाता है, और 4 से 6 लोगों तक। तो इसी में उषा बहन आई थी और हमने उनको एक एप्लीकेशन बनाने के लिए मदद की थी। तो एप्लीकेशन लेके जब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गई, तब उसका एप्लीकेशन भी ले लिया गया, फिर उसको लड़ना पड़ा, और उसके बाद उसने सूचना आयुक्त तक जाना पड़ा। सूचना आयुक्त ने बोला कि अब मुझे चाहिए सूचना कि ये आपने कौन किसके आदेश से इसका टेलीफोन बहुत उठाया था, वो आदेश की कॉपी दो। और तब कॉर्पोरेशन ने बोला कि हमें मौखिक सूचना मिली थी कॉर्पोरेटर से कि ये जगह उनको चाहिए थी, इसलिए उठा लो यहाँ से वो डब्बा जो येलो कलर का उनका टेलीफोन बुथ था। और फाइनली उषा बहन को उन्होंने माफी मांगी, उषा बहन को दूसरी जगह बहुत ही एक अच्छे जगह एक टेलीफोन बूथ दिया। और इस प्रवास में पूरे 1 साल का एक प्रवास था। इस प्रवास में उषा बहन खुद सूचना के अधिकार की योद्धा बनी। वो रोती रोती आई थी हमारे क्लिनिक के ऊपर, जब आई थी तब बोल रही थी मैं तो डिजेबल हूँ, मुझे तो आप ही हेल्प करोगे, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता। और उससे आज सूचना के अधिकार की एक प्रणेता, एक योद्धा है। अगर उनके टेलीफोन बूथ पे कोई जाता है और दुखी दिखता है तो बोलता है ए रोना मत, ये ना सूचना के अधिकार का बिल्कुल इस्तेमाल करना, ऐसे आप अन्याय से बिल्कुल लड़ पाओगे। तो वो अपने आप में एक कॉमन सिटीजन को एक हौसला देता है कि हम कर पाते हैं। ये 20 रुपए का, हम लोग यहाँ 20 रुपए फीस है, हम उनको बोलते हैं कि 20 रुपए का वकील है आपका, जो कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा, आपके साथ रहेगा, आपकी बात रखेगा और हमेशा बोलता रहेगा आपके लिए। तो ये आम इंसान इस कानून को लेके जिस तरीके से सिर्फ उसको सूचना मिलना, उसका काम होना एक बात है, और उसका ये हौसला और सिस्टम से जुड़ना और उसके साथ एक डायलॉग सिस्टम से खड़ा होना, ये बहुत बड़ा एक मैसेज होता है। और हम इसीलिए चाहते हैं कि वो इंसान खुद वो आरटीआई एप्लीकेशन लेके जाएं, वो अनुभव करें, उसको जब कड़वा अनुभव होता है तब हेल्पलाइन जैसी एक कुछ हो जिससे वो मदद मांग सके, उससे वो डायलॉग हो, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम आता है। हमारे यहाँ एक आरटीआई की ट्रेनर हैं जो विजुअली चैलेंज्ड हैं। आज मैं चाहती थी वो जुड़े, लेकिन मुझे भी ये पहले इतना पता नहीं चला, मैं फील्ड में थी और बिल्कुल नहीं हो पाया। कभी बिल्कुल आपसे बात कराऊंगी। वो विजुअली चैलेंज्ड है 100% बचपन से, और वो आरटीआई की ट्रेनर हैं। आरटीआई का खूब इस्तेमाल करती हैं रंजन बहन, उनको एक बेस्ट आरटीआई यूजर का भी हमेशा सम्मानित किया जाता है। और एक बार कुछ भी बात सुनती हैं तो वो पूरा दिमाग में बैठ जाता है। तो आरटीआई का कोई अगर मेमोरेंडम ओएम है और उसमें कुछ कौन से पैराग्राफ में है, तो वहां के अफसर, मतलब जो नगर पालिका है, म्यूनिसिपालिटी, वहां वो जाते हैं तो बोलते हैं रंजन बहन बताओ ना कौन से पैराग्राफ में है, तो रंजन बहन बोलते हैं वो 3rd पैराग्राफ में देख लो, उसमें लिखा हुआ है। तो इतना शार्प है। और नरेगा में उन्होंने डिजेबल लोगों को नरेगा में काम दिलाने के लिए, असमानता जो डिजेबल लोगों के साथ होती है उसको उजागर करने के लिए, जो गुजरात सरकार में डिजेबल लोगों का पेंशन का बजट हमेशा आता नहीं है, उसको उजागर करने के लिए वो स्टेट लेवल तक इस मुद्दे को लेके गई, सिर्फ सूचना अधिकार में। तो ऐसे लोग हैं जो हमें हौसला देते हैं। आज बहुत चैलेंजेस है सूचना के अधिकार के सामने। सूचना का अधिकार किसी को भी कभी अच्छा नहीं लगा, कोई भी गवर्नमेंट को, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो क्या हमारे ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन हमेशा उसके सामने एक चैलेंज रहा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को ही खड़ा होना पड़ा, और हमेशा लोग खड़े रहेंगे। लेकिन ये रंजन बहन जैसे, हमारे उषा बहन जैसे हजारों लोग हैं, आज लाखों लोग हैं, जिनके लिए लोकतंत्र जो है वो जान है, और उसके लिए वो खड़े हैं। और उसी से हम लोगों को हमेशा एक हौसला मिलता रहेगा कि हमने बहुत कुछ पाया है इस कानून से, और ऐसे ही आगे जाते रहेंगे। जिंदाबाद। मैं मेरे चैट में हेल्पलाइन का नंबर डायल जरूर करूंगी, हेल्पलाइन का नंबर दे दूंगी आप लोगों को। तो आपसे भी 11 से 6 सोम से शनि कभी भी आप हेल्पलाइन का संपर्क कर सकते हैं। और फिर एक बार हमारा आरटीआई ऑन व्हील्स, जो आरटीआई की गड्डी है, मोबाइल क्लिनिक ऑन आरटीआई, अगर आपके वहां आप उसको चाहते हो तो आप बिल्कुल बताइए, हम आएंगे। उसी बहाने आपके दूर दराज के इलाकों में लोगों से मिलेंगे और सूचना के अधिकार को दूर दराज तक पहुंचाएंगे। जिंदाबाद। जिंदाबाद मैडम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अवश्य आपकी इस आरटीआई ऑन व्हील की आवश्यकता यहाँ भी पड़ेगी। और हमारे बीच में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शिवानंद। हाँ, इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त वर्तमान में माननीय श्री राहुल सिंह सर। तो अब निवेदन करेंगे सर कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें और आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में विभा नामदेव मैडम भी जुड़ी हुई उत्तराखंड से, वो भी कुछ अपने अनुभव शेयर करेंगी। और सर आपका स्वागत है। धन्यवाद शिवानंद जी। पंक्ति जोग जी, आपने जिस तरह से पूरा बताया वो बहुत ही मतलब इंस्पिरेशन देने वाला पूरा
ये सिस्टम आपने बताया वहाँ पर किस तरह से आप चला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट आप जैसी कुछ और महिलाएं